हाय एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक ही होंगे। पिछले वीडियो में मैंने वर्ण की परिभाषा और उसके भेद और स्वर वर्ण के बारे में पढ़ा था। यहाँ हम व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक बार हम रिवीजन कर लें कि वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध और विघ्न बाधा के होता है उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। इसकी संख्या 11 है। स्वर वर्ण के 3 भेद हैं, स्पर्श ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व के 4 भेद, दीर्घ के 3 भेद और संयुक्त स्वर के 4 भेद हैं। अब हम व्यंजन वर्ण के बारे में बात करते हैं। तो स्वर वर्ण की परिभाषा के ठीक विपरीत व्यंजन वर्ण की परिभाषा है। व्यंजन वर्ण की परिभाषा के बारे में अगर पूछा जाए तो हम कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। क्लियर है? लिखेंगे जिस स्पष्ट है? जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े या जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। स्वर वर्णों की संख्या 11 है, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। क्लियर हो जाना चाहिए। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। क से लेकर बाकी नीचे तक जो ह तक पढ़ते हैं हम उसे जो है कि व्यंजन वर्ण माना जाता है। उदाहरण के लिए अगर कहा जाए, उदाहरण के लिए क, ख, च, इत्यादि। स्पष्ट है? व्यंजन वर्ण की परिभाषा पूछा जाए तो कोई लंबा चौड़ा परिभाषा रखने की जरूरत नहीं है। सीधा बोल देना है कि जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े या जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। उदाहरण के लिए क ख ग घ ह तक बोल देना है, उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। अब आते हैं व्यंजन वर्ण के भेद। व्यंजन वर्ण के भेद। जिस तरह स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा गया था उसी तरह व्यंजन वर्ण को भी 3 भागों में बांटा गया। यह क्लियर हो जाना चाहिए। स्वर वर्ण के भी 3 भेद हैं और व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद हैं। व्यंजन वर्ण के भेद में पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन,
तीसरा है ऊष्म व्यंजन। व्यंजन वर्ण के तीन भेद, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इसकी परिभाषा पे बात करने से पहले हम व्यंजन वर्ण के जो टोटल वर्ण है उसको हम लिखते हैं, फिर हम इनके की परिभाषा के बारे में बात करेंगे। अब आइए इनका उदाहरण हम लिखते हैं क्या क्या है। क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में आता है च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ, ङ। त वर्ग में आता है त, थ, द, ध, न। उसी तरह आता है प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अब यहां पे आ जाता है अंतस्थ। य, अब फिर आ जाता है ऊष्म। सॉरी, यहाँ पे दीर्घ होता है। ऊष्म में ये व्यंजन वर्ण है। इसी तरह लिखते हैं क से लेके ह तक व्यंजन वर्ण है। आप इनकी संख्या काउंट करेंगे तो 33 आता है। ये जो क वर्ग से लेके प वर्ग तक है इसे माना गया है स्पर्श व्यंजन। हालांकि नेक्स्ट हम इनके बाद आने वाले वीडियो में हमने वर्णों के उच्चारण पे बात करनी है। यहाँ फिलहाल हम व्यंजन वर्ण के भेद के बारे में बात कर रहे हैं कि व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है, क से लेके ह तक। क्लियर? व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहले हमें यह जान लेना है कि पहला जो है क वर्ग से लेके प वर्ग तक हो जाता है 25 वर्ण, यह स्पर्श में हो गया। इसके बाद ये हो जाता है इधर 4 वर्ण और 4 वर्ण, अंतस्थ और ऊष्म को 4 दे दिया गया। तो परीक्षा में हमसे ये तो नहीं पूछा जाएगा क कैसे लिखते हैं, बाकी ये पूछा जा सकता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो बता देना है 25 है। अंतस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, तो 4 है। ऊष्म व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, 4। अब हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे। तो ये हमने लिखने का मकसद था कि हम उसके बाद इसको हम समझा सकें। अब हम आते हैं स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं। स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं। ये हो गया यहां से बंद। जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो अंदर से वायु बाहर निकलती है और वह मुख के अंदर कहीं ना कहीं स्पर्श होता है। जीव कहीं ना कहीं सटता जरूर है या सटने का प्रयास करता है। तो उसी आधार पर उच्चारण को ध्यान में रखते हुए व्यंजन वर्णों में भेद किया गया है। स्पर्श व्यंजन नाम से यह स्पष्ट है, यह स्पर्श से, यह जो मुख के अंदर जो ध्वनि उत्पादन या ध्वनि के उच्चारण की जो जगह है उसके स्पर्श से बोला जाता है। हम कह सकते हैं
स्पर्श व्यंजन की परिभाषा में जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत क्लियर है? हाँ, और लिख दें इसकी संख्या, हाँ उसके बाद बोलेंगे इसकी संख्या 25 है। उदाहरण के लिए क, ख, च, ज इत्यादि। स्पर्श व्यंजन की बात अगर की जाए तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें नाम में ही लिखा है स्पर्श। और वर्ण का जब उच्चारण होता है, मुख के अंदर 5 ऐसे जगह हैं जिनके परस्पर स्पर्श से या सहयोग से वर्णों का उच्चारण होता है। आप नीचे से गिनिए, जब वायु निकलेगी तो कंठ में, कंठ के बाद क्या आता है? तालु आता है, तालु के बाद क्या आता है? मूर्धा आता है, मूर्धा के बाद दंत आता है, दांत के बाद क्या? ओठ होता है, सबसे बाहरी हिस्सा ओठ है, होठ जिसे कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन का उच्चारण इन्हीं 5 जगहों के स्पर्श से होता है। कवर का उच्चारण कंठ से होता है, क ख ग घ अंग कंठ से होता है। चवर का उच्चारण तालु से होता है, आप देखिए एक साथ है। टवर का उच्चारण मूर्धा से होता है, तवर्ग का उच्चारण दंत से होता है, पवर का उच्चारण ओष्ठ से होता है। यह सजाया गया है क्रम से। आप अगर इनमें कंफ्यूज होंगे तो इस तरह कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, तवर्ग और पवर्ग याद रख के आप कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ भी याद रख सकते हैं, तो आपका उच्चारण स्थान बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। याद रख सकते हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ये 25 वर्ण का उच्चारण क्लियर हो गया, तो इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। स्पर्श व्यंजन, जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओठ के स्पर्श से होता है उसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इसकी संख्या 25 है। उदाहरण के लिए क, ख, च, ज इत्यादि। अब हम नेक्स्ट आते हैं अंतस्थ व्यंजन पे। तो हमें मिटाना पड़ेगा, हम इसे मिटाते हैं, इसे रहने देते हैं, यहां मिटाते हैं हम। अब दूसरा हम बात कर रहे थे अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ नाम से स्पष्ट है, अंत मतलब बीच में। ये 4 वर्ण है अंतस्थ। इसका लिख सकते हैं उदाहरण, अगर परिभाषा अगर बनाना है तो पहले हम लिख देते हैं, फिर हम बताएंगे।
कंठ, उच्चारण तालु दंत, सॉरी जीभ होगा, जीभ, तालु दंत, अंतस्थ व्यंजन, जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण आप याद कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 5 को उच्चारण स्थल है, लेकिन अंतस्थ का उच्चारण कहां कहां से होता है। जीभ तो है, जीभ हर जगह सटेगा है। उसके बाद कंठ को छोड़िए आप, दंत, ये जो तालु हो गया, जीभ हो गया, तालु हो गया, दांत और ओठ, जीभ, सॉरी इसको कंठ को छोड़िए। जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण जीभ, तालु, दंत और ओष्ठ के परस्पर सटाने से होता है उसे अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इसकी संख्या 4 है। उदाहरण के लिए य, र, ल, कोई लंबा चौड़ा परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, बता देना है जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण जीभ, कंठ, जीभ, तालु, दंत, ओष्ठ से उच्चारण होता है उसे अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इसमें 2 उच्चारण स्थान छूट रहा है, याद कीजिए, कंठ छूट रहा है और मूर्धा छूट रहा है, इसको याद रखना है। य, र, ल व्यंजन उदाहरण में आते हैं, ये वर्ण है, तो क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक तीसरा भी जो है कि व्यंजन वर्ण है, वह है ऊष्म व्यंजन। अब तो उच्चारण स्थान इन दोनों ने ले ही लिया, लेकिन व्यंजन का एक तीसरा भेद है जिसमें इन की बात नहीं की जाती है, उच्चारण स्थान की बात नहीं की जाती। इन 2 उदाहरणों में उच्चारण स्थान की बात हो रही है, एक क्लियर कर लेना है। ऊष्म में बात से ही इनके नाम से ही स्पष्ट है कि ऊष्म है, एक गर्मी है, उष्मा है, तो उष्मा कब उत्पन्न होगा, किसी भी जो है कि सूखी चीज को सूखी चीज पे रगड़िए या एक वस्तु को दूसरी वस्तु पे रगड़िए तो उष्मा उत्पन्न होता है। ये भौतिकी का नियम है, तो उसको जो है ध्यान में रखते हुए वो ट्रिक है, उसके सहारे हम ऊष्म व्यंजन की परिभाषा बना सकते हैं।
स्पष्ट है। उसमें व्यंजन उस व्यंजन वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से होता है, उससे उसमें व्यंजन कहा जाता है। इसकी संख्या 4 है। उदाहरण आप जान ही रहे हैं, 3 स है और 1 ह है। तो इस तरह व्यंजन वर्ण क्लियर हो गया। व्यंजन वर्ण के भेद एक तो इस तरह है, ये उच्चारण स्थान के हिसाब से, मतलब उच्चारण के हिसाब से व्यंजन वर्ण के ये भेद किए गए। एक और प्रकार है जिसमें व्यंजन वर्ण के 2 भेद किए जाते हैं, जिसको अल्प प्राण और महाप्राण कहा जाता है। आप चाहे इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए, तो फिर हम नेक्स्ट पड़ाव की बात करते हैं। तो इसे अब हम मिटाते हैं। ये रहने देते हैं, क्योंकि इसे समझाने में जो और 2 अल्पप्राण और महाप्राण है, इसको समझाने में इनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम व्यंजन की ही भेद करने जा रहे हैं। अब आते हैं अल्पप्राण। व्यंजन का एक तो हो गया स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, और दूसरी तरह से इनका किया जाता है एक अल्पप्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। तो इसको जानने का प्रयास करते हैं। इसमें भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें हकार को पकड़ा जाता है। हकार मतलब कौन से वर्ण के उच्चारण में ह की ध्वनि निकलती है या ह जैसी ध्वनि निकलती है, और किसके उच्चारण में ह जैसी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, बस इसे पकड़ना है। तो स्पष्ट है दोस्तों। इसको कह सकते हैं, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में हकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, उसे अल्प प्राण कहा जाता है। स्पष्ट है। जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में हकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, उसे अल्प प्राण कहा जाता है। और इसे पहचानने का ट्रिक है, इसका देखिए ट्रिक कैसे बना सकते हैं। इनको इस तरह लिखिए, प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण कहते हो। अल्प प्राण है। ये हो गया है इसका पहचानने का ट्रिक। ये जो
कहा गया प्रत्येक वर्ग का, तो हम इस वर्ग की बात कर रहे हैं, स्पर्श व्यंजन की बात कर रहे हैं। प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, तो ऐसे पहचानिए, ये 1 2 3 4 5, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। तो अल्प प्राण में कौन कौन आ रहे हैं? प्रथम मतलब ये लेना है, तृतीय ग झ ड ढ ब, पंचम ग अंग य न न म, और अंतस्थ य र ल व। ये हो गया अल्प प्राण में। तो आप लिख लेंगे उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए क्या लिख लेंगे? बगल में देखिए, क हो गया, ग हो गया, और क्या हो गया? अंग हो गया, और च हो गया, आदि, इत्यादि लिख दीजिए। आदि तो नहीं, इत्यादि लिखते हैं। स्पष्ट है? अब आते हैं दूसरा पड़ाव, महाप्राण। अल्प प्राण का ठीक उल्टा कर देंगे, वो महाप्राण हो जाएगा। इसकी परिभाषा इस तरह बनाएंगे, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में हकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, इसमें नहीं, उत्पन्न होती है, उसे महाप्राण कहा जाता है। इसका जो बाकी बच गया तो वो तो महाप्राण हो जाएगा। तो इसमें भी ठीक बना लीजिए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा, और बच गया ऊष्म वर्ण, वर्ण महाप्राण कहे जाते हैं। तो अल्प प्राण और महाप्राण समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रही बात कि कभी हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि हकार की ध्वनि किसमें निकलती है, अल्प प्राण में कि महाप्राण में। तो इसको ठीक बना लीजिए, याद रख लीजिए, अल्प मतलब छोटा, महा मतलब बड़ा। हकार जिसमें निकला वो महाप्राण हो गया, महा हो गया, बड़ा हो गया। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं निकलती है उसे अल्प प्राण कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा तथा अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण कहे जाते हैं। और महाप्राण में ठीक उल्टा बोलना है इसका, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में जो है कि हकार की ध्वनि उत्पन्न होती है उसे महाप्राण कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा तथा ऊष्म व्यंजन महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। ये क्लियर करने के बाद आप से पूछा जा सकता है परीक्षा में
कि ल अल्प प्राण है कि महाप्राण है, उदाहरण के लिए पूछ देगा कि अल्प प्राण निम्नलिखित में, सॉरी, ल निम्नलिखित में से क्या है, स्वर वर्ण का 3 तो भेद दे देगा, और इधर जो है कि अंतस्थ नहीं लिखेगा, उसमें लिख देगा, उसमें लिख देगा, इनमें से कोई नहीं लिख देगा। तो जब याद रहेगा तभी तो हम उदाहरण दे पाएंगे, सही उत्तर दे पाएंगे कि यह अल्प प्राण में आता है। मतलब इसमें तो क्लियर है, पहला, तीसरा, पांचवा, एक हिस्सा अल्प प्राण को दे दीजिए, दूसरा हिस्सा महाप्राण को दे दीजिए, तो जाहिर सी बात है अंतस्थ है, अल्प प्राण हो गया, और इसमें भी, और अल्प प्राण में भी अंतस्थ हो गया, अल्प प्राण हो गया, उसमें और नहीं लगा है तो महाप्राण हो गया। क्लियर है? तो लो महाप्राण है, सॉरी, लो अल्प प्राण है, र अल्प प्राण है, ब अल्प प्राण है, म अल्प प्राण है। मैं मानता हूं कि बड़ी आसानी से आपको व्यंजन वर्ण की परिभाषा याद हो गया होगा। अब बच जाता है वर्णों का एक और भेद किया गया है, वर्णों का एक और भेद किया गया है। हम चाहते हैं कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें, फिर हम जो है कि उन वर्णों का कि थोड़ा सा डिटेल जानने का प्रयास करेंगे। तो हाँ, हम अब वर्ण की एक और भेद किया गया है उसकी बात करते हैं। तो एक अन्य तरह से नाद की दृष्टि से, मतलब वर्णों के उच्चारण में अभी तो हकार की ध्वनि में अटके हुए थे, अब एक होता है कि जो है कि झंकार भी उत्पन्न होता है। वर्ण, कुछ वर्ण के उच्चारण में झंकार की उत्पत्ति होती है, किसी वर्ण के उच्चारण में झंकार की उत्पत्ति नहीं होती है। तो उस आधार पे वर्णों को 2 भागों में बांटा गया। एक बांटा गया घोष, एक किसमें बांटा गया, घोष वर्ण को, या व्यंजन स्वर दोनों को बांटा गया इस आधार पे घोष वर्ण। तो इसको व्यंजन हम नहीं लिखते हैं, वर्ण लिख देते हैं, घोष वर्ण। क्लियर कर लेना है, हकार की ध्वनि उत्पन्न होती थी वो व्यंजन में, झंकार की उत्पत्ति होती है पूरे वर्ण में। झंकार की उत्पत्ति होगी या नहीं होगी पूरे वर्ण में, इनकी परिभाषा हम इस तरह बना सकते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में जिस वर्ण के उच्चारण में एक प्रकार का झंकार उत्पन्न होता है उसे घोष कहा जाता है। घोष, अघोष, मतलब नहीं। तो पहले हम इसकी बात कर लें। जिस वर्ण के उच्चारण में एक प्रकार का झंकार उत्पन्न होता है उसे घोष वर्ण कहा जाता है। इसको भी पहचानने का नियम है, आप इस तरह दे के लिख सकते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और क्या है, अंतस्थ, अंतस्थ, ह,
तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अंतस्थ, इसको यहां पे हम पहले लिख देते हैं अंतस्थ व्यंजन, कंफ्यूज नहीं होइएगा। हाँ, ये तो व्यंजन तो बोला आ गया। तथा सारे स्वर वर्ण घोष वर्ण कहे जाते हैं। ठीक है, एक बार और, जिस वर्ण के उच्चारण में झंकार की उत्पत्ति होती है उसे घोष वर्ण कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सारे अंतस्थ उष्म से ह और सारे स्वर वर्ण घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? आप उदाहरण के लिए यहां पे दे सकते हैं। उदाहरण के लिए वो आप लिख लीजिए क्या होगा। अब दूसरा हम आते हैं अघोष। घोष वर्ण, अघोष वर्ण, घोष का ठीक उल्टा कर देंगे वो अघोष वर्ण हो जाएगा। तो इसमें लिख सकते हैं जिस वर्ण के उच्चारण में झंकार की उत्पत्ति नहीं होती है उसे अघोष वर्ण कहा जाता है। अघोष वर्ण कहा जाता है। अब तो बाकी ये तो घोष में जो जो आ गए उसके बाद जो बच गए वह अघोष में आ जाएगा। तो अघोष में कौन कौन आएगा? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और ऊष्म वर्ण और रहित, या ऊष्म वर्ण न लिखे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो और क्या हो जाएगा भाई? तालव्य, मूर्धन्य और दंत। तो यहां और भी ना देख के यहां कॉमा दे देंगे, यहां पे और लगा देंगे दंत। ये हमारा घोष और अघोष क्लियर हो गया। कंफ्यूज एकदम नहीं होना है। मेरा विश्वास है कि आपको वर्ण से संबंधित परिभाषा करीब करीब याद हो गया होगा। अगर फिर भी दिक्कत हो तो आप 2-4 बार वीडियो देखें, आराम से याद हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में वर्णों के उच्चारण की बात करेंगे। तो एक बार फिर से हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमारा इस YouTube चैनल सुगम संगम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप कमेंट करके हमें बताएं कि अगर इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है तो आपके कमेंट से हमें पता चलेगा, और आपके कमेंट से हमें पता चलेगा कि आप किस रूप में हमारा वीडियो देखते हैं। इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।